मुझे उस वक्त समंदर में गिरने और ठंडी मौजों से टकराकर समंदर में नीचे ही नीचे उतरने के ख्याल से सुकून सा महसूस हो रहा था। उसी में राहत और निजात थी। एक दो सांस ऊपर खींचूंगा और फिर पानी फेफड़ों में भर जाएगा और बेहोश हो जाऊंगा और सब दुखों सारी तकलीफों से छुटकारा नसीब हो जाएगा। ये सब कुछ मेरा जहन अपने आप सोच रहा था, मेरी मर्जी के खिलाफ सोच रहा था। जैसे मेरे अंदर कोई दूसरा आदमी था जो जख्मों से चूर पड़ा था और समंदरी मौजों को गले लगाने के लिए बेताब हो रहा था। मुझे स्टीमर के भोंपू की आवाज सुनाई दी, फिर समंदरी बगले की आवाज उभर कर गायब हो गई। किसी क्रेन की मोटर चल रही थी। वैगन की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। वो कभी दाएं मुड़ जाती, कभी बाएं घूम जाती। किसी तरफ से ऐसी आवाज आने लगी जैसे लोहा कूटा जा रहा हो। वैगन धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई। ये सब आवाजें एक एक करके गुम होती चली गईं। फजा में फिर एक गंभीर खामोशी छा गई। इस खामोशी में सिर्फ वैगन के इंजन की धीमी धीमी आवाज ही मुखिल हो रही थी। वैगन लकड़ी के तख्तों पर से गुजरने लगी। लगता था कि ये कोई प्लेटफॉर्म सा है। तख्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वैगन रुक गई। कुछ आदमियों के वैगन से बाहर निकलने की आवाज आई। मेरे करीब वाले फौजी भी बाहर निकल गए। दरवाजा खुलने की आवाज से इस शुबे को तकवीयत मिली कि ये वैगन है। दो आदमियों ने ऊपर उठाया और बाहर लाकर लकड़ी के फर्श पर डाल दिया। मैंने उंगली से फर्श को छुआ। ये लकड़ी के तख्ते थे जो काफी खुरदरे हो चुके थे। मेरी नाक में समंदर के पानी और मछलियों की बू घुसने लगी। यकीनन मैं साहिल समंदर पर था। एक स्टीमर की खटखट करती आवाज दूर से करीब आ रही थी। यह आवाज बिल्कुल मेरे करीब आकर रुक गई। इसका मतलब था कि मैं समंदर के किनारे किसी जेटी के फर्श पर पड़ा था। स्टीमर का इंजन चल रहा था। किसी ने तेज आवाज में कहा, इसे उठाकर खड़ा क्यों नहीं करते तुम, ये कुत्ता है। एकदम से दो आदमियों ने मुझे बगल से उठाकर खड़ा कर दिया, लेकिन मेरी टांगों में इतनी जान नहीं थी। मैं 2 सेकंड तक खड़ा रहा, फिर कांपा, टांगे लड़खड़ा गईं और मैं धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। किसी ने कहा, कैप्टन ये खड़ा नहीं हो सकता। वही करख्ता आवाज बुलंद हुई, तो इस कुत्ते को स्टीमर पर फेंक दो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ओके सर। मैं लरज उठा। अगर उन्होंने मुझे सचमुच उठाकर नीचे स्टीमर के डेक पर फेंक दिया था तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। मैं उठकर बैठ गया और नहीफ आवाज में बोला कि मैं खुद ही चलूंगा। दो फौजी कह लगाकर हंस पड़े। कैप्टन ये मरने वाला है। कैप्टन ने नफरत से थूक कर कहा, तो इसे समंदर में क्यों नहीं फेंक देते। एक फौजी की आवाज बुलंद हुई, कमांडर, हाई कमान का हुक्म है कि इसे डिस्पोज किया जाए। कैप्टन ने मुझे मोटी सी गाली दे डाली। मुझे घसीट कर आगे ले जाया गया। मालूम नहीं हो रहा था कि जेटी का 24 फर्श कहाँ खत्म होता है और स्टीमर कहाँ से शुरू होता है। घिसटने की वजह से फौलादी बेड़ियां मेरे टखनों के जख्मों को फिर से छील रही थीं। जंजीर बज रही थी। मैंने टांगे सुकेड़ने की कोशिश की। घुटनों से दर्द की टीसें उठी। मैंने दांतों तले होंठ दाब लिए। नीचे से चारों हाथों ने मेरे शानों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ऊपर वाले हाथों ने मुझे छोड़ दिया और मैं धड़ाम से एक दूसरे तख्ते पर गिर पड़ा और मेरा जिस्म डोलने लगा। मैं स्टीमर के डेक पर आ गया था। कैप्टन की गालियां फिर सुनाई देने लगी। स्टीमर का इंजन जोर से गड़गड़ाया और समंदर में घूमकर तेजी से एक तरफ चल पड़ा। इस खींचातानी का एक फायदा हुआ कि मेरी आंखों पर बंधी हुई काले कपड़े की पट्टी एक आंख पर से जरा सी ऊपर को खिसक गई। मैं स्टीमर के डेक पर सीधा पड़ा था। मैं पट्टी के नीचे से थोड़ा थोड़ा सा देख सकता था। मैंने पूरा जोर लगाकर आंखों के पपोटों को ऊंचा किया और मुझे दिन की रोशनी में स्टीमर का जंगला नजर आया, जिसके पीछे नीला आसमान था। स्टीमर समंदरी लहरों पर जरा नीचे को हुआ तो मुझे समंदर दिखाई दिया, जो हद नजर तक फैलता चला गया था। स्टीमर फिर ऊपर आ गया। गोया इस स्टीमर के जरिए बकौल यहूदी फौजी के मुझे डिस्पोज किया जा रहा था। इसका मतलब यही निकलता था कि मुझे समंदर में फेंक दिया जाएगा। मगर मुझे ख्याल आया कि खुले समंदर में ले जाकर फेंकने की क्या तुक हो सकती है। अगर फेंकना ही है तो इसी जगह समंदर में फेंक दें और फिर समंदर पर ही क्या मौकूफ था। ये लोग तहखाने में भी मुझे बड़ी आसानी से हलाक करके किसी गड्ढे में दबा सकते थे। इसका मतलब था कि मुझे मारना इनके प्रोग्राम में शामिल नहीं है। तो फिर ये मुझे कहाँ डिस्पोज करने जा रहे हैं। हो सकता है मुझे किसी अरब मुल्क के हवाले करके मेरे इवज कोई इसराइली जासूस हासिल किया जा रहा हो जो उस अरब मुल्क में कैद हो। सब कुछ हो सकता था, लेकिन जो होने वाला था उसका मुझे वहमो गुमान तक नहीं था। 2 सफेद जराबों वाली टांगे मेरे सामने से गुजर गईं। ये स्टीमर का कोई मल्लाह या कैप्टन हो सकता था। स्टीमर की रफ्तार काफी तेज थी और वो समंदरी मौजों को चीरता हुआ दाएं बाएं और ऊपर नीचे होता आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। मैं आंखों पर बंधी हुई पट्टी के नीचे से आंख का बोझल पपोटा उठाए बड़ी मुश्किल से देख रहा था। मेरी आंख नकाहत के बायस ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मैंने आंख बंद कर ली। स्टीमर की रफ्तार में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। वो उसी रफ्तार से चला जा रहा था। बीच में किसी वक्त कैप्टन की तल्ख आवाज लहरा जाती। कुछ वक्त मजीद गुजर गया। हम साहिल समंदर से काफी दूर निकल आए थे। 2 भारी कदमों की चाप मेरे पास आकर रुक गई। मैंने आहिस्ता से पपोटा उठाकर देखा। 2 खाकी वर्दी वाली टांगे मेरे बाएं जानिब मौजूद थीं।
फिर मेरे दोनों बाजू बेरहमी से ऊपर खींचकर आपस में जोड़ दिए गए और उनमें एक बार फिर वही मनहूस हथकड़ी डाल दी गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। स्टीमर की रफ्तार मध्यम हो रही थी। मेरी मौत का वक्त आ गया था। शायद ये लोग मुझे हथकड़ी लगाकर समंदर में फेंकने वाले थे कि मैं इस बेबसी के आलम में भी कहीं तैर कर समंदर से बाहर न निकल आऊं, मगर ऐसा न हुआ। हथकड़ी लगाकर मुझे उसी जगह पर पड़ा रहने दिया। स्टीमर की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई थी। फिर उसने दोबारा अपने भोंपू से सीटी बजाई। ये किसी दूसरे जहाज को जैसे सिग्नल दिया जा रहा था कि हम पहुंच गए हैं। मैंने आंख जरा सी खोल कर देखा। मुझे समंदर की बेकरां वुसअत के और कुछ नजर न आया। ये सिग्नल फिर किसी को दिया गया था। स्टीमर निस्फ दायरे में चक्कर काट रहा था। मैंने दोबारा आंख खोल कर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। समंदर के वस्त में एक इसराइली आबदोज खड़ी थी। उसके टावर का रंग स्याह था और सतह समंदर से बाहर निकले हुए अरशे के जंगले में कुछ वर्दी पोश मल्लाह मौजूद थे। आबदोज की जानिब से सीटी की बारीक आवाज आई। स्टीमर का इंजन बंद कर दिया गया। समंदरी मौजों का हल्का सा शोर सुनाई देने लगा। स्टीमर आहिस्ता आहिस्ता आबदोज की तरफ बढ़ रहा था। अब आबदोज के टावर पर बना हुआ इसराइल का 6 कोनों वाले सितारे का निशान मुझे साफ दिखाई देने लगा। आबदोज के जंगले पर से 2 लाइफ बॉय किस्म के गोल टायर नुमा चक्कर नीचे लटका दिए गए। स्टीमर उनके साथ जरा सा टकराकर वहीं रुक गया और डोलने लगा। अब ऊपर से रस्सी की टोकरी सी फेंकी गई। 3 आदमियों ने मुझे उठाकर उस टोकरी में डाल दिया। मुझे इसराइली आबदोज में मुंतकिल किया जा रहा था। मैं उस टोकरी में सिमट कर पड़ा रहा। मेरी बेड़ियां मुझे सख्त तकलीफ दे रही थी। टोकरी को ऊपर खींचा जाने लगा। मुझे स्टीमर की विसल की आवाज सुनाई दी। उसका इंजन स्टार्ट हुआ और वो खड़खड़ करता पीछे हटने लगा। मैं टोकरी में बैठा आबदोज के अरशे पर आ गया। यहाँ कुछ मल्लाहों ने पहले से कपड़े का एक स्ट्रेचर तैयार कर रखा था। मुझे एक बेजान शय की तरह उन्होंने टोकरी में से निकाल कर स्ट्रेचर पर फेंका और आबदोज के टावर के करीब बने गोल सुराख में से, जिसका ढकना ऊपर को उठा हुआ था, रस्से की मदद से नीचे लटका दिया। मैं लोहे के जीने से टकराता नीचे आबदोज के फर्श से जा लगा। यहाँ खड़े 2 मल्लाहों ने मुझे दबोच लिया। एक ने झुककर मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी और हथकड़ी को चेक किया, फिर ऊंची आवाज में कहा, ओके सर। मैंने आंखें बंद कर ली। 2 मल्लाह मुझे स्ट्रेचर पर डोली डंडा करते, आबदोज की देव पैकर मशीनों के दरमियान से गुजारते, तंग राहदारियों में से गुजरते एक दूसरे जीने पर से होकर नीचे आ गए। ये शायद आबदोज की तीसरी निचली मंजिल थी। मैं थोड़ी सी आंख खोले बराबर देख रहा था। सामने लोहे का एक बहुत भारी बेजवी दरवाजा आ गया, जिसको मुख्तलिफ आलात से हवा बंद किया गया था। वहां एक मल्लाह पहले से मौजूद था। उसने इशारा पाकर चरखी घुमाकर दरवाजे के आलात को अलग किया और बेजवी दरवाजा खुल गया। हम उसके अंदर दाखिल हो गए। यहाँ भी एक तंग रास्ता था, जिसकी दीवारों और छत के साथ बड़े बड़े पायों का जाल बिछा था। 10-15 कदम चलने के बाद बाएं तरफ एक और दरवाजा खोला गया और मुझे उसके अंदर कूड़े करकट की तरह उंडेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया। मैं पहलू के बल फर्श पर गिरा हुआ था। दरवाजा बंद होते ही मैंने अपने हथकड़ी वाले हाथ से अपनी आंख की पट्टी, जो पहले ही जरा सी खिसकी हुई थी, मजीद खिसका ली। अब मैं हर शय वाज़े तौर पर देख सकता था। अगरचे मेरा जिस्म दर्द से चूर चूर था और आंख बोझल हो रही थी, ताहम मैंने भरपूर नजर से कमरे का जायजा लिया। उसको कमरा कहना कमरे की तौहीन था। ये एक निस्बतन बड़ी लोहे की अलमारी सी थी, जिसकी दीवारों से स्टील और एल्यूमिनियम के पाइप चिमटे हुए थे। छत काफी नीचे थी, जिसमें शायद एयर कंडीशनिंग का जालीदार चौखटा लगा हुआ था। यहाँ गर्मी और हब्स बिल्कुल नहीं था। मैं फर्श पर सीधा लेट गया और आंखें बंद कर लीं। मेरी आंखें थक गई थीं। मैं सोचने लगा, ये लोग मुझे आबदोज में डालकर कहाँ ले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा था जो मुझसे हल नहीं हो रहा था। एक बात जाहिर थी कि ये लोग अगर मुझे हलाक करना चाहते थे तो अब तक हलाक कर चुके होते। उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वैगन वाले इसराइली फौजी ने अपने साथी से मेरे बारे में डिस्पोज का लफ्ज इस्तेमाल किया था। डिस्पोज का क्या मतलब हो सकता है? एक तो ये कि इसे मार डाला जाए। अगर ये करना चाहते थे तो बहुत पहले कर चुके होते। दूसरा मतलब ये था कि मुझे किसी ऐसी खुफिया जगह फेंक कर जिंदा रखा जाएगा कि जहां मेरी ब्रेन वॉशिंग की जाए और अपने मतलब की मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाए। कयास यही गालिब था कि मुझे किसी ऐसी लेबोरेटरी में ले जाया जा रहा था जो तिलबीब की इंटेलिजेंस ने समंदर में किसी नामालूम मकाम पर बना रखी थी, और जहां मेरे जैसे जिद्दी और काबू न आने वाले जासूसों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। मैंने अपने आप को उस ब्रेन वॉशिंग की शदीद मज़ाहमत के लिए तैयार कर लिया, लेकिन मैं जानता था कि आजकल ब्रेन वॉशिंग के ऐसे जदीद आलात ईजाद हो गए हैं कि मजबूत से मजबूत कुव्वत इरादी रखने वाले इंसान की ताकत भी जवाब दे जाती है। इसके बावजूद मैंने दिल में अहद कर लिया कि अगर मेरी ब्रेन वॉशिंग भी की गई तब भी मैं उन्हें पाकिस्तान और अपने
अपने फ़लस्तीनी भाइयों के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा आज भी ईमान है कि जिस मुसलमान का खुदा पर ईमान है और जिसका अकीदा चट्टान की तरह मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत जदीद से जदीद तरीन मशीन भी उसकी ब्रेन वॉशिंग करके उसे राह हक से नहीं हटा सकती। क्योंकि इंसान का दिमाग खुदा की हिकमत का मकाम है, और जो इंसान खुदावंद करीम की कुदरत और जलालत पर पुख्ता ईमान रखता हो, उसके दिमाग पर दुश्मन के आलात की लहरें बेअसर हो जाती हैं। इस किस्म के ख्यालात ने मेरे अंदर एक नया अज़्म पैदा करके मेरी खाबीदा हिम्मतों और सलाहियतों को बेदार कर दिया। मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म का दर्द खत्म हो गया है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम के विर्द से गोया मैं फिर से जिंदा हो गया। फर्श में लर्जिश सी पैदा हुई। आबदोज के इंजन स्टार्ट हो गए थे। ये जगह कुछ इस तरह से हवाबंद थी कि सिवाय इंजन की धीमी धीमी सनसनाहट के बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। या मेरे सेल के आगे से कभी कभी कोई मैरीन तेज तेज कदमों से गुजर जाता। अचानक मुझे खटाक की आवाज सुनाई थी। बेजवी दरवाजा पीछे हट गया। दो मैरीन मल्लाह अंदर दाखिल हुए। एक खाली हाथ था, दूसरे ने अपने हाथ में लंबी नाली वाला पिस्तौल थाम रखा था। ये मैंने पट्टी के नीचे से देख लिया। समझ गया कि आखिरी वक्त आन पहुंचा है। ये लोग मेरा काम तमाम करने आए हैं, लेकिन ये काम तो वो आबदोज के ऊपर भी कर सकते थे। इस तरह तो उन्हें मेरी लाश समंदर में फेंकने की भी आसानी मुयस्सर नहीं। जिस मैरीन के हाथ में पिस्तौल था वो दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। दूसरा 2 कदम उठाकर मशीनी आदमी की तरह मेरे करीब आया और मेरी आंखों की पट्टी और हथकड़ी खोल दी। फौरन पीछे हटा और दोनों सेल से बाहर निकल गए। खटाक से दरवाजा दोबारा अपनी जगह पर आकर हवाबंद हो गया। सबसे पहले काम मैंने ये किया कि अपनी दोनों हथेलियां आंखों पर रखकर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मलने लगा। मेरी आंखों में जलन हो रही थी। मलने से किसी कदर आराम पहुंचा। चेहरे पर नरमी से हाथ फेरा। मेरी दाढ़ी जल गई थी। बाल मरोड़ियां बनकर जिल्द के साथ चिपक गए थे। जिल्द में अभी तक जलन हो रही थी। जबड़े की सूजन किसी कदर कम हो गई थी। मैंने पेट पर से कमीज की धज्जी हटाकर अपनी नाफ को देखा। वो जलकर स्याह हो गई थी और उस स्याह धब्बे के बीच में से चर्बी दिखाई देने लगी थी। फिर मैंने अपने टखनों का मुआयना किया। टखने के जख्मों पर से खून रिस रिस कर मेरी पतलून की मैल से चिपक कर पांचों में जज्ब हो रहा था। मैं अपनी पिंडलियों को हाथ से दबाने लगा। मुझे सुकून मिल रहा था। जिस बाजू पर इसराइली जल्लाद ने डंडा मारा था वो हाथ लगाने से अब भी दुखता था। मैं फर्श पर पीछे को खिसक कर लोहे की दीवार के साथ लगकर बैठ गया। मेरे नाखून काफी बड़ाए थे। उनमें मैल जम रही थी। घर घर की धीमी आवाज आई। मैंने छत की तरफ देखा। छत के ऐन वस्त में एक जगह से लोहे का टुकड़ा पीछे हट गया था और वहां एक चौकोर सुराख बन गया था। या अल्लाह खैर, कहीं इस सुराख में से साइनाइड गैस की बारिश तो नहीं होने वाली। मेरा चेहरा उस सुराख को तक रहा था कि अचानक उसमें से पानी फवारे की तरह उछल कर नीचे गिरने लगा। मैं एक तरफ हट गया, मगर पानी के फवारे ने उस छोटे से अलमारी नुमा कमरे या सेल को अपने घेरे में ले लिया। पानी नीम गर्म था और उसमें से किसी केमिकल की बू आ रही थी। फुहार बड़ी तेजी से मुझ पर पड़ रही थी। मैं समझ गया कि ये केमिकल मिला पानी मेरे कपड़े और मैले जिस्म को जरासीम से पाक करने के लिए था, ताकि आबदोज में मेरी वजह से कोई बीमारी ना फूट पड़े। मैंने आंखें बंद कर लीं और फुहार में सर झुकाकर बैठ गया। 2 मिनट तक केमिकल मिले नीम गर्म पानी की तेज फुहार मुझ पर पड़ती रही। मेरे कपड़े और मैं खुद पानी में शराबोर हो गया था। मेरे टखनों के जख्मों पर उस पानी के लगने से जलन होने लगी थी, जो इस बात का ऐन सबूत था कि उस पानी में जरासीम कुछ अद्वियात मिलाई गई थी। 2 मिनट बाद फुहार बंद हो गई और घर घर की आवाज के साथ लोहे का चौखटा दोबारा छत के साथ चिपक गया। कितने ही गैलन पानी मुझ पर पड़ चुका था, मगर तंग सेल में पानी की एक बूंद भी नहीं रही थी। सारा पानी किसी खुफिया सुराख से निकल गया था। उसके बाद दीवार के एक सलाखदार चौखटे में से नीम गर्म हवा निकली। फजा का टेम्परेचर 70 डिग्री तक पहुंच गया। मेरे लिपटे हुए गीले कपड़े सूख गए और सारे जिस्म को जैसे टकोर सी हो गई। उसके बाद ये गर्म हवा भी बंद हो गई और सेल की फजा आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने असली टेम्परेचर पर आ गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने पहले तो मेरे जिस्म पर हल्की हल्की मालिश की हो और फिर मुझे गर्म पानी से नहला दिया हो। मुझे अपना आप हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, अगरचे जिस्म में से दर्द की हल्की हल्की लहरें अब भी उठ रही थीं। टखने के जख्मों में से गर्म पानी और गर्म हवा की वजह से खून दोबारा रिसने लगा था। लेकिन जब फजा में हल्की हल्की खुनकी आ गई तो खून रसना बंद हो गया। मुझे भूख का एहसास हुआ। प्यास मैंने फुहार का पानी पीकर काफी हद तक बुझा ली थी। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि मेरी आंखों की पट्टी और हाथों की हथकड़ी खोल दी गई थी। मैं देख सकता था और अपने हाथों को आजादी से हिला सकता था। मैं फर्श पर चित लेट गया।
मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई और मैं सो गया। आंख खुली तो आबदोज के इंजन बंद हो चुके थे। कब्र जैसी गहरी खामोशी छाई थी। मैं उठकर बैठ गया। लोहे की दीवार के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश की, कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरी टांगें जरा सी लड़खड़ाईं। मैंने दीवार का सहारा लिया और कदम कदम चलकर सामने वाली दीवार के पास आ गया। उस दीवार के साथ भी कान लगाकर देखा। दूसरी तरफ से किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही थी, मगर आबदोज जैसे डोल रही थी। इससे जाहिर होता था कि आबदोज सतह समंदर से बाहर निकलकर किसी जगह रुकी खड़ी है। बाहर राहदारी में 2-4 कदमों की धमक सुनाई दी। मैं जल्दी से दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। खटाक की आवाज से हवा बंद दरवाजा खुल गया। 2 मैरीन अंदर दाखिल हुए। ये पहले वाले मल्लाह ही थे। पहले की तरह एक के हाथ में लंबी नाली वाली पिस्तौल थी और दूसरे के हाथ में एक नायलॉन की रस्सी थी। उसने मेरे पास आकर जानवरों की तरह मेरे दोनों हाथ पुश्त पर करके रस्सी से बांधे और उसका सिरा अपने हाथ में लेकर मुझे खींचते हुए अरबी जबान में बोला, चलो शैतान की औलाद। उसके अरबी जबान में बात करने से एहसास हुआ कि उन्हें भी बता दिया गया था कि मैं फलस्तीनी जासूस हूँ जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से है। मैं उठा और उसके आगे आगे अपनी बेड़ियों को संभालता कदम कदम चलता हुआ बंद दरवाजे से निकलकर राहदारी में आ गया। पिस्तौल वाले मैरीन मल्लाह ने अपना पिस्तौल जेब में रख लिया था और हमारे आगे आगे जा रहा था। ये आबदोज कोई बहुत बड़ी आबदोज थी जिसकी छत के साथ लगे हुए पाइप बेशुमार थे और राहदारी काफी तवील थी। मुझे चंद कदम तो ज्यादा महसूस न हुआ, लेकिन उसके बाद टखनों के जख्म दर्द करने लगे। आहनी जीना बड़ी मुश्किल से चढ़कर आबदोज की दरमियानी मंजिल में आया, जहां से मुझे पेरिस्कोप के पास ले जाया गया। जहां पहली बार मैंने आबदोज के कैप्टन को देखा। भूरी छोटी छोटी मूछों और किरंजी आंखों वाला उधेड़ उम्र यहूदी कैप्टन मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मुझे उसके करीब ले जाकर रोक दिया गया। कैप्टन ने एक तख्ती पर लगे हुए कागज पर दस्तखत करके साथ खड़े मैरीन को दिए और ऊपर इशारा किया। पेरिस्कोप के पास ही लोहे का जीना ऊपर डेक पर जाता था। मैं एक एक करके रेलिंग को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। मेरे पांव लोहे के जीने पर सीधे नहीं पड़ रहे थे। नीचे से कैप्टन की करख्त आवाज आई, खींच कर बाहर निकालो। फौरन ऊपर से 2 बाजू नीचे आए और मुझे बगलों से पकड़कर ऊपर खींच लिया। मेरे घुटने और पांव की बेड़ियां टन टन करके लोहे के जीने से टकराती रहीं। मुझे आबदोज के लंबूतरे डेक पर गिरा दिया गया। मेरे हाथ चूंकि रस्सी से बंधे हुए थे इसलिए आसानी से उठ नहीं सकता था। मैं डेक पर ही पहलू के बल लेटा रहा। आसमान पर बादल छा रहे थे। आबदोज समंदर के बीच में खड़ी थी। दूर किसी जजीरे के ऊंचे ऊंचे काले स्याह पहाड़ नजर आ रहे थे। ये सोचकर मेरा दिल डूब सा गया कि मुझे उस वीरान जंगली दरिंदों से भरे हुए जजीरे में तन्हा छोड़ा जा रहा है। लेकिन इस ख्याल से किसी हद तक तसल्ली भी हुई कि इन लोगों की अजियत और तशद्दुद से तो जान छूट जाएगी। मुझे एक बार फिर आबदोज के डेक पर से टोकरी में डालकर नीचे लटका दिया गया। इस बार नीचे स्टीमर की बजाय एक लंबूतरी कश्ती समंदर की लहरों पर डोल रही थी। उस कश्ती के दोनों किनारों पर खाकी रंग की वर्दी वाले 2 संतरी राइफलें हाथों में लिए खड़े थे। कश्ती के वस्त में वैसी ही वर्दियों वाले 3 सिपाही मौजूद थे। उनकी राइफलें उनके कांधों पर लटक रही थी। इन कवि हैकल मुहाफिजों की शक्लें ही आदमखोर वहशियों जैसी थीं। उन्होंने मुझे टोकरी से उलट दिया और कश्ती उन जल्लादों की निगरानी में जजीरे के साहिल की तरफ रवाना हो गई। समंदर की मौजों पर कश्ती कभी ऊपर जाती और कभी नीचे चली जाती। मुझे चक्कर आने लगे। कश्ती में रस्से पड़े थे। मैं उन पर उकड़ूं बैठा करीब आते साहिल के पहाड़ों और गुंजान दरख्तों को देख रहा था। बादल झुके हुए थे। मेरी आंखों की पट्टी उतार दी गई थी। हाथ भी खोल दिए गए थे। मेरे टखनों से रस रस कर टपका हुआ खून जमा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये जजीरा किस समंदर में वाक़ है और उसका नाम क्या है। समंदर का रंग गहरा सब्ज था और उसमें कहीं कहीं दरख्तों की टहनियां और समंदरी घास के गुच्छे तैर रहे थे। एक शार्क मछली अपने उस्तरे से ज्यादा तेज फल पानी से बाहर निकाले हमारी कश्ती की तरफ आई और उसका चक्कर काटने लगी। एक मुहाफिज संतरी ने राइफल से निशाना बांध कर फायर कर दिया। धमाका हुआ और शार्क समंदर में गोता लगा गई। साहिल पर एक ठिगना वर्दी पोश रीछ जैसा आदमी कांधे आगे झुकाए हाथ में डंडा लिए टांगे फैलाए खड़ा था। मुझे कश्ती से उतारा गया तो उसने डंडे से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, इस गलीज चूहे को साफ करो। साहिल पर कोई आबादी नहीं थी। कुछ फासले पर ढलानी छत वाला एक दफ्तर सा बना हुआ था जिसके बाहर एक आदमी झाड़ियां काट रहा था। करीब ही एक जीप खड़ी थी। उस आदमी का रंग काला था और उसने सिर्फ एक निक्कर पहन रखी थी। फजा गर्म थी और हब्स हो रहा था। मुझे सहारा दिए बगैर आगे चलने को कहा गया। 2 मुहाफिज राइफलें ताने मेरे पीछे चलने लगे। बेड़ियों की वजह से मैं दिक्कत से चल रहा था। एक मुहाफिज ने मुझे इब्रानी जबान में गाली देकर तेज चलने का हुक्म दिया। मैंने अपनी रफ्तार जरा तेज की तो बेड़ियों की जंजीर में मेरा पांव उलझ गया और मैं गिर पड़ा। दोनों मुहाफिजों ने मुझ पर ठोकरों और गालियों की बारिश कर दी।
ठिगने रीछनुमा आदमी की आवाज आई, इसे घसीट कर ले चलो। मैं घसीटने के आजाब से बचने के लिए उठ खड़ा हुआ और इब्रानी जबान में कहा, मैं खुद चलता हूँ सर। मुहाफिज कहकहा मारकर हंस पड़ा, ये हमारी जबान भी जानता है। दूसरा कहने लगा, बड़ा खतरनाक जासूस लगता है, तभी तो इसे यहाँ भेजा गया है। मैं कदरे जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा। जिस ढलानी छत वाले दफ्तर का मैं जिक्र कर चुका हूँ, मुझे उसके करीब से बाएं जानिब दरख्तों की तरफ मुड़ने का हुक्म दिया गया। दरख्तों के नीचे जगह जगह दरख्तों के तने पड़े थे। मैं ठोकरें खाता उनके दरमियान से गुजरता रहा। जरा आगे गया तो देखा कि दरख्तों के दरमियान जंगालूद चट्टान के दामन में एक लोहे की सलाखों वाला कद्दे आदम पिंजरा बना हुआ था। एक मुहाफिज ने लपक कर उसका दरवाजा खोल दिया और दूसरे ने मुझे उसके अंदर धकेल दिया। मैं पिंजरे में लुढ़क गया। संभल कर बैठा ही था कि दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी गई। मैं सोचने लगा, अब क्या नया सितम ईजाद होने वाला है। मेरी निगाह पिंजरे के ऊपर दरमियान में लगे एक पाइप पर पड़ी। एक मुहाफिज ने चट्टान के अकब में जाकर कोई छोटी सी मोटर चला दी। मोटर की आवाज के साथ ही पिंजरे की छत में लगे पाइप से गर्म गर्म भाप निकलकर मुझ पर आबशार की तरह गिरी। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझ पर अंगारों की बारिश कर दी हो। मैं तड़प कर पिंजरे की दीवार की तरफ दौड़ा, मगर गर्म भाप सारे पिंजरे को अपनी लपेट में लिए हुए थी। मैंने अपना सर बाजुओं में छुपा लिया। इससे पहले कि मैं झुलस कर रह जाता, भाप निकलना बंद हो गई। ब्रेन वॉशिंग से पहले मुझे जरासीम कुश गुस्ल दिया जा रहा था। मैं नीम गर्म पिंजरे की सलाखों पर बेसुध पड़ा था। मेरे कपड़ों और जिस्म से अभी तक सेक उठ रहा था। मुझे पिंजरे से निकाल कर वापस ढलानी छत वाले ऑफिस में ले जाया गया। यहाँ वही रीछनुमा ठिगना आदमी मेज पर टांगे रखे कुर्सी पर नीम दराज था। डंडा मेज पर पड़ा था। उसके हाथ में मशरूब का गिलास था। छत से लगा लकड़ी के परों वाला पंखा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। संतरियों ने मुझे लकड़ी के फर्श पर बैठने का हुक्म दिया। मैं इस तरह सिमट कर बैठ गया कि पांव की बेड़ियां टखनों को तकलीफ न दे सकें। ठिगने रीछ ने गिलास मेज पर रखा। बुशर्ट की अगली जेब में से एक सिगार निकाल कर सुलगाया, मुंह से इंजन की तरह धुआं छोड़ा और डंडा हाथ में लेकर मेरे करीब आकर मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। मैंने सोचा कि ये भी मुझ पर कोई नया सितम ईजाद करने वाला है और फिर मुझे उस खुफिया लेबोरेटरी के सेल में भेज दिया जाएगा जहां मेरी ब्रेन वॉशिंग का अमल शुरू हो जाएगा। ठिगने रीछ ने अपना भारी जूतों वाला पांव मेरे घुटने पर रखकर अपना पूरा जोर डाल दिया। मैं दर्द की टीस को बर्दाश्त कर गया। मैंने अपने होंठ भींच लिए। वो कहकहा मारकर हंसा और गुर्राया, तुम ज्यादा देर तक यहाँ की अजियतें बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कब तक यूं होंठ भेजते रहोगे नंबर 13? आज से तुम्हारी मौत तक तुम्हारा नाम नंबर 13 है। फिर उसने अपना पांव उठा लिया और मुहाफिजों को हुक्म दिया, इसे मौत के कैंप में ले जाकर डाल दो। मेरी रूह कांप उठी। ये तो मुझे किसी भयानक जगह पर ले जा रहे हैं। क्या ये मेरी ब्रेन वॉशिंग नहीं करेंगे? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।